डीएनए को ज्वाइनिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? मैम वो ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए एंडोन्यूक्लियस, नहीं लाइपेज, लाइगेज। लाइगेज। और बीटी नाइफ कौन सा है? हाँ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। बीटी नाइफ है, एंडोन्यूक्लियस। अब ये बताओ कि 9:3:3:1 किसका रेशियो है? वो थर्ड वाला लॉ, नाम लॉ बताओ। ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहेब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस। और ये क्या कहते हैं, टीएच मॉर्गन किस जेनेटिक्स के फादर थे? क्या मैम? टीएच मॉर्गन किस जेनेटिक्स वो के फादर थे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। हाँ, मॉडर्न जेनेटिक्स को और क्या बोलते हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला था ना, ओके मैम। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब ये बताओ कि सेक्स लिंक्ड डिसीज, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव करेक्टर कौन कौन सा है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव करेक्टर कौन कौन सा है? मैम ये नहीं आते अभी, ये याद नहीं किए। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसे याद नहीं करना है। एक्स मैम सेक्स लिंक्ड रेसेसिव करेक्टर में कौन सा पढ़ाया है? मैम एक्स एक्स ओ वाई। मैम मैं बताती हूँ मैम, वो बॉल्डनेस और वो हो गया एक ईयर पिन्ना में हेयर वाला। हमने क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव करेक्टर कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक्स सेक्स लिंक्ड हीमोफीलिया, रेसेसिव, हाँ हीमोफीलिया। और दूसरा? वो सिकल सेल एनीमिया, नहीं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर हीमोफीलिया के ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। वाई वाई सेक्स लिंक्ड क्या होगा? बाल्डनेस और हाँ हाइपरटाइकोसिस। हाँ। बात समझ गए? यस। यस मैम। अच्छा, न्यूक्लियोसोम मॉडल वाली बात क्लियर हो गई थी हम लोगों की। आज हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है, तो इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यस बेटा मैम। यस टाइप्स ऑफ हम आरएनए पढ़ पढ़ ली। चुके हैं, पढ़ लिया ना। कि तो डीएनए अपना मैसेज देता है एमआरएनए को किस फॉर्म में? mRNA फॉर्म में। नहीं, डीएनए अपना मैसेज एमआरएनए को दे रहा है, किस फॉर्म में दे रहा है? डीएनए अपना मैसेज एमआरएनए को दे रहा है, किस फॉर्म में दे रहा है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के फॉर्म में दे रहा है। तो आज हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं बेटा कि व्हाट इज जेनेटिक कोड। ठीक, व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो देखेंगे क्या कि जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजन, क्या चीज? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर sorry, it is responsible for convey of genetic information, genetic information, genetic information। ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिस कोड के फॉर्म में जा रही है वो कोड है हमारा जेनेटिक कोड। हम इन्होंने क्या किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कन्वे करना है? तो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। तो डीएनए कौन है? डीएनए है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, डीएनए है पोस्ट ऑफिस। इसको अपना मैसेज देना है आरएनए को, यानी इसको लेटर देना है आरएनए को। तो लेटर देना है यानी किस चीज की प्रोटीन बनानी है। ठीक है,
तो ये अपना मैसेज कन्वे कर रहा है किसके फॉर्म में, जेनेटिक कोड के फॉर्म में। तो जेनेटिक कोड क्या हो गया, जेनेटिक कोड हो गया हम लोगों का लेटर यानी चिट्ठी, ठीक है, जेनेटिक कोड। और ये लेटर देगा किसको, एमआरएनए, एमआरएनए हो गया पोस्टमैन, एमआरएनए हो गया पोस्टमैन। अब ये चिट्ठी तो पहुंच गई, तो चिट्ठी में एड्रेस देखा एमआरएनए ने, तो एमआरएनए पहुंचे टीआरएनए के पास, टीआरएनए के पास एड्रेस पूछने के लिए, जो कि इनके हैं पड़ोसी यानी नेबर, जो कि इनके नेबर हैं। समझ गए। टीआरएनए का काम है सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, टीआरएनए का काम है ना। तो टीआरएनए ने जब एड्रेस देखा तो अपने चारों तरफ के दोस्तों को यानी और पड़ोसियों को या दोस्तों को कलेक्ट कर लिया, दोस्तों को कलेक्ट किया। और ये दोस्त कौन है, दोस्त है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अमीनो एसिड को कलेक्ट करने के पास पहुंचे हवेली पे, हवेली पे पहुंचे, और हवेली कौन है, राइबोसोम, हवेली कौन है, राइबोसोम, राइबोसोम पे पहुंचे। और राइबोसोम यानी हवेली पे पहुंचने के बाद किसको चिट्ठी देनी है, आरआरएनए को, जो इस हवेली में रहता है, यानी इस हवेली का किंग है, इस हवेली का किंग है आरआरएनए। समझ गए। हमने कहा कि जो जेनेटिक कोड है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जो कन्वे हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है कन्वे, ये अपना लेटर दे रहा है। पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस के पास बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे लेटर्स। तो पोस्ट ऑफिस के पास पोस्टमैन ने अपना एक लेटर दिया, लेटर क्या है, जेनेटिक कोड, उसमें इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन लेके पोस्टमैन पोस्टमैन यहाँ आया, सॉरी, पोस्टमैन यहाँ आया और उसने इस लेटर को उठा लिया, इस लेटर को लेकर पहुंचा जहां जाना था। तो वहां पहुंचा टीआरएनए के पास। तो टीआरएनए को कुछ पता नहीं था, टीआरएनए जहां जाना तो उसके पड़ोसी पर पहुंच गया, टीआरएनए के पास पहुंच गया। तो टीआरएनए और दोस्तों को कलेक्ट किया कि भैया ये एड्रेस बता दो कहाँ है। टीआरएनए दोस्तों को कलेक्ट किया, तो दोस्त कौन है, अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन की यूनिट कौन है, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड कलेक्ट करके जो एड्रेस था वो हवेली थी, वो हवेली में पहुंच गए। हवेली कौन सा था, राइबोसोम, उस पर रहता कौन था, किंग, आरआरएनए। आरआरएनए को सारे चीजें लेटर दे दिया कि ये प्रोटीन बनानी है और प्रोटीन का काम कर। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। यस मैम। आप जरा देखो इन्होंने क्या कहा कि जो लेटर देने का फॉर्म है, जो लेटर देने का फॉर्म है वो यूनिक है। और वो हम लोग जो पैदा नहीं हुए थे तब से लेटरबाजी चल रही है, ठीक है, लेटरबाजी चल रही है। तो इन्होंने क्या कहा, लेटर क्या है, जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड को लेटर लिखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इसको किसने बताया, पेन, कागज, किस टाइप का पेन। तो 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हॉली, खुराना, ये खुराना जो चोर टाइप के थे, हरगोविंद खुराना है ये, इन्होंने दूसरे की थीसिस को चुरा लिया था। हर वो हॉली खुराना और नियरनबर्ग, नियरनबर्ग, बात समझ गए। ये 3 साइंटिस्ट आए, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया कि जेनेटिक कोड यानी जो पेपर पेन है, लेटर है, वो कैसे और किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो इन्होंने डिस्कवर किया, और ये लेटर बाजी वाला जो प्रोसेस था, तो उन्होंने बता दिया 64 जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड है टोटल इन ऑल, जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड है 64, 64 है टोटल, ना 63, ना 61, ना 62, ना 65। यूनिवर्सल है ये यूनिवर्सल है, बात समझ गए, ये यूनिवर्सल है। 64 जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड है, और 64 जेनेटिक कोड में ये यूनिवर्सल है, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे ना कुछ होंगे, बात समझ गए। हॉली, खुराना, नियरनबर्ग ने 64 जेनेटिक कोड डिस्कवर किए। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, जैसे जितना इनको रहना होता है ये उतने ही रहते हैं। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है 64, 64 में से ना कोई कम होगा ना ज्यादा। तो जो हॉली, खुराना, नियरनबर्ग आए थे उससे रिलेटेड और साइंटिस्ट आए, तो जो और साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड का लेटर तो देना है, लेकिन किस पेन से देना है और कितना लेटर देना है। तो पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा 2 नाइट्रोजनस बेस ले लो, डीएनए पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन के पास हमारे पास जो लेटर की क्वालिटी है ATGC है,
लेकिन टी का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टी थाइमिन है और थाइमिन आरएनए में होता नहीं है, तो AUGC से पहुंचेगा मैसेज। तो जो ये यूनिवर्सल जेनेटिक कोड थे उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए है उसमें से 4 नाइट्रोजनस बेस पाई जाती हैं। तो पहली हाइपोथेसिस आई कि दो नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन ये हाइपोथेसिस डिस्कार्ड हो गई। दो जेनेटिक कोड का फॉर्म, दो नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे तो नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, AT और GC। तो 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस बन के तैयार होते हैं, 4 ही टाइप के तो बनेंगे, AT बन जाए, TA बन जाए, GC बन जाए, CG बन जाए। तो 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस बन के तैयार हुए। तो इन्होंने कहा कि भाई 4 नाइट्रोजनस बेस से कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलाओ। तो जो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर जो जेनेटिक कोड बना रहे थे वो जेनेटिक कोड 64 डिस्कवर्ड हो गए और ये हाइपोथेसिस परफेक्ट हो गई। यानी 64 डिस्कवर्ड हो गए। तो 64 को हम लोग, ये किससे बने होते हैं, 3 नाइट्रोजनस मैम बेस। हाँ मैम आशना को इन कर लीजिए। हंसना कहीं चली गई थी। देखो यहाँ पे क्या 64 जेनेटिक कोड है, यूनिवर्सल है, 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं जेनेटिक कोड। इसलिए इन जेनेटिक कोड को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक कोड को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन। और ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने 64 डिस्कवर्ड है। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी नाइट्रोजनस बेस बन के तैयार हुए वो सब यूनिवर्सल है। और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, AGCU, क्योंकि डीएनए को मैसेज देना है आरएनए को और आरएनए के पास टी नहीं रहता है, इसलिए AGCU ही रहेगा। बस समझ गए। 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर तैयार तो हुए। इस जेनेटिक कोड में से इन्होंने क्या बोला कि जो 64 जेनेटिक कोड है उन्होंने इंफॉर्मेशन को कन्वे किया और प्रोसेस को आगे बढ़ाया कि डीएनए बनना है कि आरएनए बनना है कि जो भी प्रोसेस होनी है उसको आगे बढ़ा दिया। जब उसको आगे बढ़ाया तो उन्होंने क्या कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस थे उसमें से दो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर हो गए, दो नाइट्रोजनस, दो जेनेटिक कोड, दो जेनेटिक कोड हमारे जेनेटिक कोड हो गए इनिशिएटर। इनिशिएटर इनिशिएटर कोडॉन। इनका दूसरा नाम स्टार्टर भी है, स्टार्टर कोडॉन। दो जो जेनेटिक कोड थे वो इनिशिएटर कोडॉन हो गए, इसका दूसरा नाम है स्टार्टर कोडॉन। ठीक है, ये स्टार्टर कोडॉन है। ये जो स्टार्टर कोडॉन है क्या करते हैं, इनका नाम क्या है, AUG और GUG, यानी आओ जी और जाओ जी। आना है तो भी चलना है, जाना है तो भी चलना है। आओ जी और जाओ जी। बस समझ गए, आओ जी और जाओ जी। यानी ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, किसी प्रोसेस को इनिशिएट करना है तो इनका यूज किया जाएगा। ये स्टार्टर कोडॉन है और एक प्रोकैरियोटिक में यूज होगा, एक यूकैरियोटिक में। कहीं भी प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ये फला फला काम करना है तो आओ जी जाओ जी लग जाएंगे। आओ जी जाओ जी लग जाएंगे। आना है तो भी चलना है, जाना है तो भी चलना है। दूसरी बात ये बताई गई, प्रोसेस चल तो रही है लेकिन प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस अपना चलना शुरू हुई तो चली रही है, तो कोई ना कोई स्टॉप करने के लिए होना चाहिए। तो वो कौन से कोडॉन हो गए, उनको कहते हैं स्टॉपर कोडॉन। स्टॉपर कोडॉन। और इसका दूसरा नाम दे दिया गया टर्मिनेटर। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कोडॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जो प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, तो क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। चलिए लिखिए इसको बेटा, हमको एमबीआई के नोट्स देने हैं ना आज। जेनेटिक्स सबके पास पहुंच गई है।
एमबीआई के नोट्स देने हैं ना आज हमको? यस क्यों मैम। बच्चों? यस आज मैम। हमको जरा एक बार रिमाइंड करा देना, तो हम एमबीआई के नोट्स भेज देंगे। जेनेटिक्स सबने कंप्लीट कर ली, लिख ली? मैम थोड़ी सी बची है अभी। भानु, आसना? मैं अभी नहीं लिखी, हम लिख रहे हैं, हम थोड़ी सी लगी। लिख डालो, उसको पूरा कर लो। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की क्या प्रोग्रेस है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की क्या प्रोग्रेस है? सही है। सही है, हाँ सही है। ला सकते हो? मैम एक बात पूछूंगी? आप पूछो। मैम ये वाला जो है ना मैम, ये होली खुराना वाला, मैम एक बार से फिर से बता दीजिए मैम, ये मेरा नेट चला गया, देखो, मीन्स सब चला गया था। हाँ, हॉली, खुराना और नीरनबर्ग। हॉली, खुराना और नीरनबर्ग, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था। और इन तीनों ने मिलकर ये बताया, पहले हाइपोथेसिस जेनेटिक कोड तो डिस्कवर हो गए, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा 2-2 नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाते हैं जेनेटिक कोड। तो 2-2 नाइट्रोजनस बेस मिलकर अगर बनाते हैं तो 10 या 15 बन पा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बात नहीं हो पाएगी। फिर आए हाइपोथेसिस की 3-3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर जेनेटिक कोड बनेंगे। तो हॉली, खुराना, नीरनबर्ग ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने बताया कि 3-3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। और वो 3 नाइट्रोजनस बेस में से जो डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस है एजीसी, क्योंकि डीएनए को मैसेज देना है आरएनए को, और जेनेटिक कोड आरएनए के पास जाएगा, तो टी का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यू का यूज होगा। कोई भी 64 जेनेटिक कोड में से टी कहीं नहीं होगा, एजीसीयू जुड़े रहेंगे। क्योंकि अगर हमको मैसेज देना है पोस्टमैन को, तो पोस्टमैन के पास क्वालिटी तो होनी चाहिए। तो एजीसीयू यानी क्योंकि हमको मैसेज देना है, जब एमआरएनए को, एमआरएनए मैसेज को कन्वे करेगा, तो एमआरएनए को हम तभी मैसेज दे सकते हैं जब उसके पास भी सप्लीमेंट सफिशिएंट हो, उसके पास भी सारी फैसिलिटीज हो, तभी हम दे सकते हैं। तो एजीसीयू होगा, टी कहीं पर भी किसी भी नाइट्रोजनस बेस में 64, आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे 64 जेनेटिक कोड है, उन 64 जेनेटिक कोड में से कहीं पर भी हम लोगों का टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, टी कहीं इंक्लूड नहीं हुआ है, टी को डिस्कार्ड कर दिया गया है। बात समझ गए? मैम पर फिर हमने डीएनए में बताया तो कि ये टी जो, टी तो होता है मैम। हाँ, डीएनए में टी है, लेकिन हमको मैसेज किसको देना है? हमको मैसेज देना है एमआरएनए को। अगर हम अपने जेनेटिक कोड में जाकर, ये कहा नहीं गया कि डीएनए जेनेटिक कोड बना रहा है, डीएनए जेनेटिक कोड बना रहा है, ये तो कहा नहीं गया। डीएनए जेनेटिक कोड के फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा। तो न्यूक्लिक एसिड के पास नाइट्रोजनस बेस कितने हो गए? ATGCU। तो उसने न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस को निकाल लिया है, AGCU। टी ले ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब आपने हमको कोई चीज कही है, तो हमारे पास एक्सेप्टेंस की ताकत तो होनी चाहिए। जब हम कैरी ही नहीं कर सकते उस चीज को, तो हमें लेने से क्या फायदा? अगर हमने यहाँ पर टी लगा दिया होता, तो आरएनए पास था ही नहीं, तो एमआरएनए मैसेज को कन्वे ही नहीं कर पाता। यहाँ पे एक फॉल्ट ही आ जाती कि एमआरएनए मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहा है। तो अब मैसेज कन्वे करना है एमआरएनए को, तो नॉर्मल सी बात है, टी को हटाकर एजीसीयू से मैसेज को कन्वे कराया गया। और ना एक साथ एजीसीयू भी नहीं है, या तो एजीसी है, या सीजीए है, या यूजीसी है, या यूएसी है, 3-3 नाइट्रोजन बेस।
चारों एक साथ नहीं, 3 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, बात समझ गए। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो जेनेटिक कोड होते हैं 64 में से, उन 64 में से सबका काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दो ऐसे हैं जो इनिशिएटर हैं, दो ऐसे हैं जो इनिशिएटर हैं, जो प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करते हैं। बात समझ रहे हो? दो ऐसे हैं जो इनिशिएटर हैं, जो प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करते हैं। उन दो का नाम है आओजी जाओजी, बीच में डॉट नहीं लगेगा, ना कॉमा लगेगा। आओजी एक साथ, जाओजी एक साथ, आना है तो भी चलना है, जाना है तो भी चलना है, यानी ये स्टार्टर हो गए। ठीक है, कहीं पर भी अगर हम जाएंगे तो स्टार्टर पहले स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग इन्विटेशन में कहीं जाते हैं तो डायरेक्टली पूरी सब्जी छोला भटूरा तो मिल नहीं जाता है, पहले स्टार्टर मिलता है ना, चाउमीन नूडल्स ये सब स्टार्टर मिलते हैं, कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब स्टार्टर हैं। तो बिना स्टार्टर के हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो स्टार्टर तो ले लिया है, उसके बाद स्टॉपर प्रोग्राम कौन है? ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट तो कर दिया है, अब प्रोसेस चली रही है, तो कब तक चलेगी? तो उस कब तक चलेगी कि टाइम को बॉन्ड करने के लिए टर्मिनेटर कोडान है, और वो टर्मिनेटर कोडान है 3 टाइप्स, जो आगे हम लिखेंगे। मैम ये जो आपने 64 जेनेटिक कोडॉन लिखे मैम, ये 64 ही होते हैं गिनती में? हाँ, 64 गिनती में होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो हम ये यूनिवर्सल क्या लिखा है आपने, मीन्स पूरे यूनिवर्स में? जितने हैं वो सब यूनिवर्सल हैं, जो अलॉट हो गया। अगर आओ जी अलॉट है तो आओ जी को चेंज नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए। आओ जी का ए यू जी रहेगा, जी यू ए भी नहीं हो सकता है। ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब जितने हैं वो सबके पास हैं। हाँ, बशर्ते ये डिफरेंट है कि काम अलग अलग करें, लेकिन है सबके पास वही, क्योंकि मेरी जेनेटिक्स अलग है। तो हो सकता है आपके यहाँ जेनेटिक कोड कुछ और काम कर रहा है, मेरे यहाँ कुछ और काम करेगा, लेकिन होंगे उतने ही। 64 का बल्क है, उतने ही 64 होंगे, चाहे वर्क अलग अलग कर ले। तो मैम सारे ऑर्गेनिज्म में 64 ही होते हैं, तो उनमें भी कम ज्यादा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर? नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म, इसीलिए तो यूनिवर्सल कहा गया। सारे ऑर्गेनिज्म में 64 होंगे, 64 से न कम न ज्यादा, सब में 64 होंगे। किसी के पास कम ज्यादा का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कम ज्यादा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात समझ रहे हो? 64 का मतलब 64, ना कम ना ज्यादा। मैम हो गया। हो गया सबका? रब कर दे, रब कर दे बच्चों। आप लोगों का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तैयार है ना? क्या मैम? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर तैयार है ना? बहुत पूरा चैप्टर पढ़े हुए हो ना? उसमें से 12th के लिए जो डिलीटेड पोर्शन हाँ है वो हटा दो, और जो इंक्लूडेड पोर्शन है उस पर टिक लगा लो, एनसीईआरटी में वो तैयार कर लो। हर चैप्टर का जो डिलीटेड पार्ट है उसको हटा दो 12th के लिए। अगर हम लोग डिलीटेड पार्ट हटा देते स्ट्रेटेजी में, तो हम लोग का स्ट्रेटेजी और जल्दी कंप्लीट हो जाता। हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। चलो खैर, अब जरा देखो स्टॉपर कोडान कौन कौन से हैं। स्टॉपर यूए, यूएजी, यूजीए, इसका क्या मीनिंग है? आ, आग,
उगा। ठीक, अब जहां पर आग लग जाएगी वहां प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जहां सब डिस्ट्रॉय हो रहा है वहां प्रोसेस हो जाएगी कि नहीं? इसको कोड वर्ड बताया गया आ आग उगा, यानी यू ए यू तो सब में कॉमन है, आ आग और उगा ये अलग है, ये तीनों अलग हैं और इनका काम है प्रोसेस को स्टार्ट करना, इनका काम है प्रोसेस को स्टॉप करना, टर्मिनेट करना प्रोसेस को। और नॉर्मल सी बात है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम लोगों ने कोड वर्ड बनाया है आ आग उगा, यानी जहां आग लग गई वहां प्रोसेस स्टॉप हो गई, जहां लगी है आग वहां प्रोसेस हो गई स्टॉप। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नो यस मैम। रिस्पॉन्स, आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? इसका कोड वर्ड है आ आग उगा। अब जरा देखो इन्होंने क्या कहा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक जीन एक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जीन एक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ गया? एक जीन एक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हाइपोथेसिस थी, इस हाइपोथेसिस को प्रपोज्ड बाय कौन है? बीडल एंड टैटम, proposed by Beadle and Tatum, Beadle and Tatum, बस समझ गए? Beadle and Tatum, ये टी है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया? बीडल एंड टैटम ने प्रपोज किया था। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? मैम ये वन उसके जीन वन बाद एंजाइम नहीं है मैम। वन जीन वन एंजाइम का मतलब एक जीन एक ही एंजाइम की सिंथेसिस को मैम करता है। पर इस जेनेटिक कोड में 64 होते हैं, तो मैम इतने सारे जीन्स का कैसे होगा मैम? जेनेटिक कोड तो डीएनए अपने मैसेज दे रहा है ना, हमने यहाँ पर क्या बोला है कि एक जीन, वो तो जेनेटिक कोड है, वो तो मैसेज दे रहा है कि ये प्रोटीन बनाओ। जेनेटिक कोड का काम ही अलग है कि प्रोटीन बनाना उसका काम है, तो वो एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि एक जीन जो होगा वो एक एंजाइम ही बनाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं एच जीन हीमोफीलिया कॉज कर रहा है, वैसे ही किसी क्रोमोसोम पर एक जीन प्रेजेंट है जो एक ही एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक क्रोमोसोम तो है नहीं बॉडी में, बहुत सारे क्रोमोसोम है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो इस हाइपोथेसिस को बीडल एंड टैटम ने दिया था कि एंजाइम की सिंथेसिस भी हम लोगों की जीन के द्वारा डिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं कि अपने मन से एंजाइम बन रहे हैं। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डाइजेशन नहीं हो रहा, किसी को इनडाइजेशन है, किसी को प्रॉब्लम रहती है, स्टार्टिंग से कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता, कोई किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके पास वो एंजाइम बन ही नहीं रहा है, वो एंजाइम है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से मेडिसिनल दे देंगे? जब जीन ही वो प्रेजेंट नहीं है कि वो एंजाइम बनाए, तो अब हम एडिशनल कहाँ से दे रहे हैं? टोटली डिपेंड्स ऑन मेडिसिन। वो मेडिसिन पे डिपेंड है, जब तक दवा खाएगा तब तक ये काम होगा, अगर नहीं खाएगा तो एंजाइम तो है नहीं उसके पास, तो प्रोसेस बंद हो जाएगी। बात